आई रिक्वेस्ट हम सभी के बीच एक बार ज़ोरदार तालियों के साथ मैं डायस पे बुलाना चाहूँगी एक बार ज़ोरदार तालियों के साथ मैं डायस पे बुलाना चाहूँगी श्री प्रियांक कानुंगो, चेयरपर्सन NCPCR इंडिया। नमस्कार। यहाँ मंच पर उपस्थित डॉक्टर दिनेश त्यागी जी, ऋषिकेश जी, माशार जी, कल्पना जी, पूनम जौहरी जी, इस कार्यक्रम के आयोजकगण, मुझे यहाँ बुलाकर आप सबके बीच में बात करने का अवसर देने के लिए आमंत्रित करने वाले छोटे भाई मधुरपुरी जी, स्किल्स की जो दुनिया है उसके बारे में ज़्यादा ज़ोर से, ज़्यादा ताकत से डॉक्टर दिनेश त्यागी बता पाएंगे इस बारे में, या ऋषिकेश जी बता पाएंगे। वो 2009-10 के आसपास बहुत तेज़ी से बात शुरू हुई भारत में सरकार के स्तर पे, और ये माना गया कि भाई वर्तमान में स्किल की बात को शुरू करना एक नई बात है उस वक्त। लेकिन भारत के जो कल्चरल प्रैक्टिसेस थी, हम स्किल्स के लिए करिकुलम बनाते वक्त या स्किल्स के लिए मॉड्यूल बनाते वक्त कहीं ना कहीं उनको बिसार दिए, छोड़ दिए। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि भारत में बहुत सी चीज़ें, खासतौर पे पेशे, वो कल्चर से जुड़े हुए हैं। जैसे भारत में हम एग्री बिजनेस बोलते हैं क्या? हम एग्रीकल्चर बोलते हैं ना। तो अब जो चीज़ कल्चर से जुड़ी है, आप जब तक कल्चर को समझेंगे नहीं तब तक चलेगा नहीं मामला। मैं जिस कमीशन को चेयर करता हूँ वो कमीशन बच्चों के अधिकारों के संरक्षण के लिए काम करता है, और बच्चों के साथ शोषण ना हो, बच्चों के साथ गलत ना हो, बच्चों के साथ बुरा ना हो, बच्चे इस काबिल बन पाएँ कि देश को आगे ले जा सके, उसके लिए उपलब्ध कानूनों की, स्कीम्स की निगरानी का काम, उनसे जुड़ी शिकायतों के निष्पादन का काम मेरे पास है। मेरे को 8 साल लगातार NSDC को ये समझाने में लगे, लगातार हम लोग ये बात करते रहे कि भारत में जो NSQF है उसको 18 साल से नीचे ले आइए। थैंकफुली नई शिक्षा नीति आने के बाद प्रधानमंत्री जी के इंटरवेंशन पे वो 15 साल अब आ गया है, ऐसा मुझे जानकारी आई। तो ये बात कहने की यहाँ पे आवश्यकता इसलिए पड़ रही है, इसके पीछे की एक कहानी है। मैं आपको कहानी से शुरू करता हूँ। घरों में डोमेस्टिक वर्कर्स के रूप में बच्चों का शोषण होना, कम से कम जिस इलाके में हम बैठे हैं यहाँ कोई नई बात नहीं है। हम रोज़ बच्चों को रेस्क्यू करते हैं ऐसी परिस्थितियों में से जहाँ उनको घर में कन्फाइंड करके रखा होता है। उड़ीसा, झारखंड, वेस्ट बंगाल से, उत्तर प्रदेश से, बिहार से ला करके खास तौर पे लड़कियों को डोमेस्टिक वर्क में एक्सप्लॉइट किया जाता है। एक सेक्टर स्किल काउंसिल बनी, 6-7 साल पहले की बात है। उन्होंने हमको बुलाया, उन्हें डोमेस्टिक सेक्टर की स्किल काउंसिल बनाई है, बच्चों के हितों के लिए आप लोग काम करते हैं, अपनी एक्सपर्ट एडवाइस दे दीजिए इसमें कि हमें मॉड्यूल किस प्रकार बनाना चाहिए। हम लोग बैठ के बात सुन रहे थे। एक कंसल्टेंट थे, विदेश से पढ़ के आए थे, जिनकी कंपनी के ऊपर वो मॉड्यूल बनाने की जिम्मेदारी थी। मैं नाम लूँ क्या उनका? Big 4, Big 5 क्या क्या है। तो उस किसी कंपनी के थे। आप यकीन मानिए उन्होंने हमसे बोला, आप सोच कैसे सकते हैं कि दिल्ली में कोई चाइल्ड लेबर को एम्प्लॉय करेगा? आपको पता नहीं कि 18 से नीचे किसी को काम पे रखा ही नहीं जाता है।
उन्होंने इतनी ताकत से अपनी बात कही, और ताकतवर तो वो थे ही, कंट्रोल तो उन्हीं के पास थे। हम लोग मीटिंग से उठ के वापस आ गए। जब कोई रिसेप्टिव ही नहीं हो, कोई सुनने ही राजी ना हो और भारत की समस्याओं को देखने राजी ना हो, तब बात करना बेकार है। और इन लोगों के हाथ में हमने दे रखा था लंबे समय तक वो काम जो भारत के लोगों को स्किल करने का था। ये एकदम सच बात मैं आपको बता रहा हूँ, और आप लोगों ने ये सब भोगा है, झेला है, समझा है, खास तौर पे जो स्किल के सेक्टर में काम कर रहे हैं। अच्छा, स्किल की दुनिया को मारा कैसे गया? ऐसा नहीं कि भारत में पेशेवर लोग नहीं थे। भारत में एक सबसे बड़े वकील हुए सन 1900 के आसपास, मोतीलाल नेहरू। नाम सुना आप लोगों ने? भारत के पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, उनके पिताजी थे मोतीलाल नेहरू। अब मोतीलाल नेहरू के कपड़े सिलने के लिए लंदन जाते थे। ये कोट अनकोट हम लोगों ने कई बार पढ़ा सुना है। कपड़े धुलने के लिए पेरिस जाते थे। प्रयागराज में उनका जो घर है आनंद भवन, वहाँ पे जो फर्नीचर था वो यूरोप से बन के आता था। तो अब कपड़े धोने वाला, कपड़े सिलने वाला, फर्नीचर बनाने वाला जो हमारे यहाँ का स्किल्ड आदमी है, जब हम उसके साथ बात नहीं करेंगे, उसकी सेवाएं नहीं लेंगे, उसको अंडररेटेड मानेंगे, और फिर हम एक दिन देश की पॉलिसी बनाएंगे। मैं बचपन से जो देखता हुआ आऊँगा, मेरा माइंडसेट वैसे ही होगा, मैं देश को वैसी योजनाएं दूंगा, देश को वैसी नीतियाँ दूंगा। तो नेहरू जी के पिताजी के घर में जो हमारे लोकल स्किल्स थे उनकी कद्र नहीं थी। इस कारण हमने बहुत लंबे समय तक इन दंश को झेला है। हम स्किल सेट भी जो है वो फॉरेन से इंपोर्ट करते थे। ये सच्चाई है। भारत की आज़ादी में क्या आपको लगता है कि स्किल डेवलपमेंट की ये जो आप लोगों का सेक्टर है, इसका कोई योगदान रहा कभी? मैं मानता हूं कि भारत की आज़ादी की लड़ाई में जो शुरुआती योगदान सबसे बड़े थे, उनमें से एक योगदान इनका भी था। दो घटनाएं मैं आपको बताऊंगा। एक शरण्या करके कम्युनिटी है, वो रहते हैं गुजरात के पास। एक गड़िया लोहार कम्युनिटी है जो रहते हैं दिल्ली में, राजस्थान में, नोमैडिक्स है, डीनोटिफाइड ट्राइब है। ब्रिटिशर्स ने 1857 की लड़ाई के बाद जब ब्रिटिश क्राउन से ने ईस्ट इंडिया कंपनी से सत्ता पूरी अपने हाथ में ली, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को अमेंड किया, और उसके बाद जो उन्होंने कई सारी जातियों को क्रिमिनल ट्राइब डिक्लेयर किया। ये जो लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी करते रहे होंगे, या जो आप लोगों ने तो ये बात देखी सुनी समझी पड़ी होगी। तो वो जिन जातियों को क्रिमिनल ट्राइब उन्होंने घोषित किया, वो जातियां थी, जैसे मैंने गड़िया लोहार का एग्जाम्पल दिया, हथियार बनाते थे। हथियार बनाएंगे, भारत के जमींदारों की सेनाओं में, भारत के जो सैनिक विद्रोह में शामिल लोग थे उनको हथियार दिए। जिस कम्युनिटी ने हथियार बना के दिए, उन सारी कम्युनिटीज़ को 1857 के गदर के बाद ब्रिटिशर्स ने क्रिमिनल ट्राइब डिक्लेयर कर दिया। ऐसी अनेक सारी जातियां जो हैंडफुल ऑफ स्किल्स थीं, उनको क्रिमिनल डिक्लेयर कर दिया, और वो चलता रहा 1951 तक। 1951 में भारत सरकार ने उस एक्ट को रिपील करके हैबिचुअल ऑफेंडर एक्ट ला दिया। तो एक्चुअली उनकी स्थिति में बदलाव नहीं हुआ। 2014-15 में आकर के जो है मोदी जी ने वो डीनोटिफाइड ट्राइब्स की अध्ययन के लिए एक कमीशन बनाया, एक बोर्ड बनाया, अब उनको मेनस्ट्रीम करने पे काम हो रहा है। तो हमने अपने जो स्किल्ड लोग थे उनको शने शने बहुत आसानी से मारा है। दूसरी घटना मैं आपको बताना चाहूँगा। भारत में अंग्रेज़ों के सत्ता के विरुद्ध जो पहला सफल आंदोलन हुआ, जो गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह कहा जाता है। चंपारण सत्याग्रह हम सब लोगों ने पढ़ा है। चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी नील की खेती का विरोध कर रहे थे। नील की खेती पर पूरा का पूरा चंपारण का इलाका डिपेंडेंट था, जिसको आज हम मोतीहारी, बेतिया और नेपाल बॉर्डर से लगा हुआ इलाका मानते हैं। अक्सर ये होता है कि जिन लोगों का शोषण हो रहा होता है
शोषक उनको रोटी भी दे रहा होता है। तो नील की खेती लगभग केवल रोटी के बदले काम मिलने जैसी स्थिति थी, और अगर नील की खेती बंद होगी तो आज की तारीख में रोटी भी तत्काल छिन जाएगी। ये एक बड़ी समस्या उस समय थी। हम लोग कई बार बहुत सी ऐसी चीज़ों को एबॉलिश करना चाहते हैं, लेकिन समस्या ये होती है कि अगर ये काम आज ही छीन लिया तो कल से ये लोग करेंगे क्या। नील की खेती में भी वो एक बड़ा चैलेंज था। गांधी जी ने 4 साल तक वहाँ रह कर के समाज को इस काबिल बनाया कि नील की खेती को छोड़ सकें और दूसरे ऑक्यूपेशंस में जा सकें। तो इसके लिए गांधी जी ने जो सबसे बड़ा कदम उठाया वो ये था कि वहाँ पे सबसे पहले भारत में 29 वोकेशनल मल्टीपर्पज़ स्कूलों की स्थापना की, जहाँ पे बच्चों को स्किल्स सिखाए जाते थे कि नील की खेती के अलावा दूसरे रोज़गारों में जाकर के अपना जीवन यापन कर सकें। तो पहले समाज को उन्होंने एक संबल प्रदान किया, एक सहारा प्रदान किया, एक व्यवस्था बनाई। उसके बाद जाकर के वो 3 कठिया कानून कहलाता था, वो विड्रॉ हुआ और नील की खेती खत्म हुई। सोचिए, गांधी जी जिन लोगों को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, अगर वही लोग ये कहने लगते कि गांधी जी तुम्हारे साथ तो खड़े नहीं होंगे भैया, कल से तो हम नील की खेती भी नहीं कर पाएंगे, तो रोज़गार क्या होगा। तो गांधी जी ने रोज़गार का पहले विकल्प दिया, उसके बाद नील की खेती बंद कराने के लिए कानून लाया गया। ये कहने का यहाँ पे तात्पर्य ये है कि ये सारी की सारी चीज़ें हमने शने शने भुला दी। आज दुर्भाग्य की बात यह है कि उन 29 भारत के पहले वोकेशनल ट्रेनिंग स्कूल्स में से केवल 3 इस अवस्था में हैं जो या तो चालू हैं या चालू किए जा सकते हैं, बाकी खत्म। यरवदा जेल का नाम आप लोगों ने पढ़ा होगा कभी, जो स्वतंत्रता संग्राम को पढ़ते हैं, जहाँ पे गांधी जी जेल में रहा करते थे पुणे के पास। उस यरवदा जेल में एक बहुत बड़ा स्किल ट्रेनिंग सेंटर था, वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर था। मैं 3-4 साल पहले मेरा वहाँ जाने का अवसर लगा। जो बच्चे अपराध कर देते हैं, जिनके हाथ से कानून टूट जाता है, जाहिर है कि वो स्कूल के शिक्षण के बाहर चले जाते हैं। तो किसी ज़माने में उस वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर में चूंकि कैदियों को वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाती थी, इसलिए वह उसको बाद में बच्चों की जेल के रूप में तब्दील कर दिया गया। तो येरवड़ा, जहाँ पे गांधी जी किसी समय जेल काटा करते थे, आज की तारीख में बच्चों का एक ऐसा ऑब्जर्वेशन होम वहाँ बनाया गया जहाँ बच्चे स्किल ट्रेनिंग पा सकें और स्किल ट्रेनिंग पा करके आगे अपना जीवन यापन कर सकें। जब हम वहाँ देखने पहुँचे तो बच्चों को सिखाया जा रहा था मोमबत्ती बनाना, मिट्टी की मूर्ति बनाना। अब आप सोचिए ज़रा, जिस बच्चे ने मोबाइल छीन करके 5,000 रुपये में फ़ोन बेच करके या चेन छीन करके 3-4 हज़ार रुपये में चेन बेचने का काम सीख लिया हो, क्या वो मोमबत्ती बनाने के काम से खुद को आत्मतुष्ट कर पाएगा? क्या हम उसको रिहेबिलिटेट कर पाएंगे? जब इस बारे में बात की तब पता चला कि जी 18 साल से नीचे हमारे पास NSQF नहीं है, तो हम छोटे बच्चों को ट्रेनिंग नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि हमने उन विदेशी एजेंसीज के सहारे NSQF में मदद ली थी जो भारत की कल्चरल इथोस से, भारत की सांस्कृतिक समस्याओं से, सामाजिक समस्याओं से वाकफियत नहीं रखते थे। इसलिए मैं शुक्रगुजार हूँ NSDC का, केवल व्यक्तिगत रूप से नहीं बल्कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की ओर से, देश के बच्चों की ओर से और ख़ास तौर पे देश के उन 35,000 बच्चों की ओर से जो हर साल विधि बाधित होते हैं, कानून से टूटता है, वो उन जगह पे जाते हैं जिन्हें आप लोग आम बोलचाल में बच्चों की जेल कहते हैं। इन बच्चों का कोई रिकॉर्ड नहीं होता। हमको नहीं पता, अगर हम उनको रिहेबिलिटेट नहीं कर पा रहे हैं तो वो समाज में एक अपराधी के रूप में जा रहे हैं या अच्छे नागरिक के रूप में जा रहे हैं। अब जो आप लोगों ने 15 साल तक इस एज को लोअर किया है, तो मुझे अपेक्षा है कि ये जो देश के 300 ऑब्जर्वेशन होम्स हैं, मैं आज आप लोगों से ये अपील करना चाहता हूँ कि इन ऑब्जर्वेशन होम्स को बेहतरीन स्किल ट्रेनिंग सेंटर के रूप में बदलने की जिम्मेदारी आप में से लोग अगर नहीं उठाएंगे तो कोई नहीं उठाएगा। समाज के प्रति जो आप लोगों के दायित्व हैं उसमें ये शामिल है कि एक अपराध मुक्त समाज बने। हमारे बच्चों से जो गलतियां हुई हैं हम उनको बेहतर तरीके से रिहेबिलिटेट कर पाएँ। लेकिन अब चूंकि आपने चेंज कर दिया है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि सब लोग इस दिशा में काम करेंगे अगर, तो ये 32,000 बच्चों को अगर हम
स्किल्ड कर पाएंगे। खासतौर पे जो एनसीआर का इलाका है, इसमें जो बच्चे हैं इन ऑब्जर्वेशन होम्स में, उनका इस्तेमाल आजकल गैंग्स करने लगी हैं। अब आप सोचिए, निर्भया का केस दिल्ली में हम सबने सुना, कितनी आलोचना हुई जब निर्भया में जिस लड़का एक आरोपी था जिसको सजा मिली, जब उसको बच्चों की ऑब्जर्वेशन होम से निकाला गया तो सिलाई मशीन दी यहाँ के मुख्यमंत्री ने। अब आप सोचिए जरा, दुर्दांत अपराध करने वाले बच्चे को सिलाई मशीन देख के आप केवल समाज की आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं। उसको हैंडफुल स्किल दीजिए जिससे कि वो अपना रोजगार कर सके, समाज में सम्मानजनक जीवन जी सके। एक और महत्वपूर्ण बात मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा, जो गैप्स हैं, जिन गैप्स को फिल किया जाना आवश्यक है। हमने सोशल सेक्टर में काम करने वाले स्किल्ड लोग की ज़रूरत है। दुर्भाग्य है कि हमारे यहाँ वो तैयार नहीं किए जाते। जो रोज़गार सामने है, जो दिख रहा है, मान लीजिए ऐसा कोई गांव भारत का नहीं है, ऐसा कोई शहर भारत का नहीं है, कोई मोहल्ला भारत में नहीं है जिसमें मंदिर ना हो। और मंदिर का मैनेजमेंट करना आज की तारीख में एक चुनौती बनती जा रही है हर जगह। पहले समाज में लोगों के पास समय होता था, वो करते थे, लेकिन वहाँ पे मैनेजरियल वैकेंसीज हैं। अगर लोग स्किल्ड होंगे तो उस गैप को फिल कर सकते हैं। हमारे पास देश में इस वक्त 15 लाख स्कूल हैं, 11 लाख स्कूल सरकारी हैं। एक बहुत बड़ी मांग बड़े दिनों से टीचर्स की है कि भाई मैं टीचर हूँ, मैं ही मिड डे मील का खाना बनाऊँ, मैं ही जो हूँ बाज़ार से राशन लेके आऊँ, मैं ही जो हूँ स्कूल की सफ़ेदी करवाऊँ, मैं ही जो हूँ स्कूल का नल टूट गया है वो सुधरवाऊँ। तो मैं क्या क्या करूँगा, मेरा काम टीचिंग का है। तो स्कूल में स्टेट मैनेजर की एक बहुत बड़े स्किल सेट के लिए ह्यूमन रिसोर्स की भारत में कमी है। अगर हमारे पास वैसे लोग होंगे तो हम सरकार से बात कर सकेंगे कि ऐसे लोगों को भी एम्प्लॉय किया जा सकता है, और धीरे धीरे सरकारें करना शुरू करेंगी। कई राज्यों में स्टेट मैनेजर्स की पोस्ट पर भर्ती होना शुरू हुई है, खासतौर पर जहाँ बड़े स्कूल से। तो ये एक स्किल गैप है जिसको भरने के लिए आप जैसे लोगों को आगे आने की आवश्यकता आज की तारीख में है। कोविड के ठीक पहले भारत का पूरा ऑटोमोबाइल सेक्टर चिल्ला चिल्ला के कहता था कि हम बर्बाद हो गए। वो तो कोविड में जो है लोगों ने सार्वजनिक परिवहन छोड़ा, खुद की गाड़ियाँ खरीदी तो रिवाइव हुए, सरकार ने मदद की, रिवाइव हुए। लेकिन इसका कारण क्या है? त्यागी साहब, अगर आप विदेश में यूरोप में घूम रहे हैं, आपकी गाड़ी पंक्चर होती है, आप रोड साइड उसको सुधरवा सकते हैं या आपको ऑथराइज्ड एजेंसी तक जाना पड़ेगा? रोड साइड तो नहीं सुधरेगी। भारत में ऑटोमोबाइल कंपनियों ने बड़े लंबे समय तक असेंबलिंग का काम किया है। मैं बड़े खुलकर ये बात बोलता हूँ कि अगर आज गांधी जी होते और गांधी जी अगर आज की दुनिया में होते तो कम से कम बजाज के घर में जाकर के प्राण नहीं त्यागते। वो बजाज के घर में नहीं रहते। वो इसलिए नहीं रहते क्योंकि भारत में विजिबल चाइल्ड लेबर जहाँ है, उस सेक्टर में सबसे बड़ी जिम्मेदारी बजाज ऑटोमोबाइल्स की है। आप सोचिए ज़रा, यूरोप में, यूएस में ये चीज़ें क्यों नहीं होती? जब व्हीकल बेचा जाता है तो व्हीकल की सर्विसिंग की पूरी एक चेन एस्टेब्लिश की जाती है। व्हीकल के डिस्पोजल की एक पूरी चेन एस्टेब्लिश की जाती है। भारत में कभी ये पूछा नहीं जाता कि इस गांव में तुम गाड़ी की लाइसेंस प्लेट जो है वो रजिस्टर करवा रहे हो, वहाँ इस व्हीकल की सर्विसिंग करने वाला कोई है भी या नहीं। हमारे यहाँ ये पूरा का पूरा सेक्टर अनऑर्गेनाइज छोड़ रखा है। बजाज की नई स्कूटर, नई मोटरसाइकिल जिस दिन लॉन्च होती है, सबसे पहले वो प्रोग्राम बनाते हैं एग्जिस्टिंग मैकेनिक्स को स्किल्ड करने का और उनको ऑटो पार्ट्स ग्रे मार्केट में अवेलेबल करवाने का। यहाँ पे एक बहुत बड़ा गैप है कि हम सर्विस चेन को क्लीन करें। वहाँ से चाइल्ड लेबर तब हटेगा जब ये सेक्टर ऑर्गेनाइज्ड हो जाएगा, और ये सेक्टर ऑर्गेनाइज्ड तब होगा जब हम मैकेनिक्स की लाइन लगा देंगे देश में जो स्किल्ड होंगे। ऐसे बहुत से शहर हैं। मैं आपको भोपाल का एग्जाम्पल बता सकता हूँ। मधुर यहाँ पर बैठे हैं। भोपाल के आसपास के 50 किलोमीटर के दायरे में 5 शहर ऐसे हैं जहाँ से लड़के मैकेनिकों के पास काम सीखने जाते हैं। वो मैकेनिक उनको बदले में क्या देते हैं? एक मंथली सीजन टिकट ट्रेन का और दोपहर में एक वक्त का खाना।
और इसके बदले वो लड़के 1.5 2 साल तक वहाँ पे फ्री में काम करके स्किल सीखते हैं, उसके बाद मैकेनिक बनते हैं। ये भारत में हो रहा है। हमको चाहिए कि इस पूरी की पूरी दुनिया में हम किसी प्रकार से एंटर कर पाएँ और उन लोगों को तैयार कर पाएँ जो वाकई में सेक्टर को ऑर्गेनाइज सेक्टर के रूप में कन्वर्ट कर दें। आप देखिए, मोबाइल अभी मैम का बज रहा था, हम सबके पास मोबाइल है। आप बताइए, जब मोबाइल को आप डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, मोबाइल आपका ख़राब हो जाता है तो क्या करते हैं? 5 मिनट और लूँगा। जब आपका मोबाइल ख़राब हो जाता है तो आप क्या करते हैं? किसी को पास ऑन करते हैं, वो किसी को पास ऑन करता है, लेकिन उसका डिस्पोजल प्रॉपरली हुआ कि नहीं, क्या हम कभी पूछते हैं? यही कंपनियां जब विदेश में अपना प्रोडक्ट बेचती हैं तो इनके डिस्पोजल की पूरी जिम्मेदारी इन पर होती है। जब जिम्मेदारी इन पर होती है तो पूरी की पूरी चेन इस्टेब्लिश होती है ई वेस्ट को डिस्पोज करने की। अभी प्लास्टिक वेस्ट पे त्यागी जी ने बहुत अच्छी बात है कि मैं उस पर आऊँगा, इसीलिए 5 मिनट मैंने इनसे मांगे हैं एडिशनल। लेकिन ई वेस्ट सेक्टर में हमारे पास स्किल्ड लोगों की कमी है। आप मुरादाबाद जाके देखिए, किसी ज़माने में पीतल की कारीगरी के लिए मशहूर था, लेकिन मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ क्षमा मांगते हुए कहना चाहूँगा कि वो पीतल की कारीगरी से ज़्यादा अब वहाँ पे मोबाइल के मदरबोर्ड में से क्रोमियम और गोल्ड निकालने का काम चाइल्ड लेबर के द्वारा करवाया जा रहा है। अगर हम इसको ऑर्गेनाइज कर दें, स्किल्ड लोग इस काम के लिए तैयार कर दें, तो बच्चों को वहाँ नहीं जाना पड़ेगा। कुल मिलाकर के ये वो सेक्टर्स हैं जिस पर ध्यान कम है। प्लास्टिक की बात जो साहब ने कही अभी, रैक पिकर्स को संसार में बुरी दृष्टि से देखा जाता है। रैक पिकर्स में बच्चे जो हैं एक बड़ी तादाद में शामिल हैं। जो हमने बहुत सारे पॉलिसी इंटरवेंशंस किए, ये तय किया कि बच्चों से ये काम नहीं करवाना। 3-4 साल तक हम सॉल्यूशन त्यागी जी ढूंढते रहे कि बच्चों को रैक पिकिंग से बाहर कैसे निकालें। आप सोचिए, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, सबके पास खूब सारे सॉल्यूशंस पे बात की। हमको सॉल्यूशन पता है कहाँ मिला? ये सोशल एक्टिविटी है ही नहीं। रैक पिकिंग से किसी को रेस्क्यू करना या रैक पिकिंग से किसी को बाहर निकाल के किसी और काम में लगाना, ये सोशल वर्क का काम है ही नहीं। ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, और किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी में जब तक एंटरप्रेन्योर का इंटरेस्ट शामिल नहीं होगा, आप उसको ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते। जब रैक पिकिंग के काम को ऑर्गेनाइज किया जाएगा तब उसमें से चाइल्ड लेबर बाहर आएगी। और इसको करने के लिए हमको मदद की इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने। देखिए, जो त्यागी जी ने कही थी बात, उसको समझ लीजिए। भारत ने जिन इंटरनेशनल समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं उसके अनुसार हमको जो ग्लोबल एनवायरनमेंट रेगुलेशंस को फॉलो करना है। प्लास्टिक का जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है उसका यूज़ खत्म हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि प्लास्टिक दुनिया से गायब हो जाएगा। प्लास्टिक $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी को कोई भी खत्म कर ही नहीं सकता। सिंगल यूज़ प्लास्टिक को खत्म करने का मतलब ये है कि प्लास्टिक को रिसाइकिल करिए। भारत में अभी क्या हो रहा है, रिसाइकलिंग की जगह रीमोल्डिंग हो रही है। बहुत बारीक बात है। ये प्लास्टिक की बोतल रखी है, इस प्लास्टिक की बोतल से अगर प्लास्टिक की बोतल दोबारा बनेगी तो रिसाइकलिंग है। या इस प्लास्टिक की बोतल से इसमें जो 3 कलर हैं, तीन रंग हैं, उन रंगों का हमने अगर जो पॉलीमर है वो क्रिएट कर लिया तो रिसाइकलिंग है। अगर इस प्लास्टिक की बोतल से हमने ये पेन बना दिया तो ये रीमोल्डिंग है। ये सर्कुलर इकोनॉमी के नाम पे एक मजाक है। तो ये सब करने के लिए बड़े एंटरप्रेन्योर्स की ज़रूरत है। अब ये क्या होता है कि प्लास्टिक में जो हमने ग्राउंड पे जाकर के देखा, जो बच्चे प्लास्टिक इकट्ठा करते हैं वो बोतल को 8 रुपये, 9 रुपये, 10 रुपये किलो में बेच देती है। इस प्लास्टिक की बोतल की एक्चुअल कीमत आप जानते हैं क्या है? ये आपके पिए गए पानी से भी महंगी पड़ेगी आपको। इसको जब आप बेचने जाएंगे तो इसका जो पेट है, जो ये ट्रांसपेरेंट हिस्सा है, ये 40 से 45 रुपये किलो का है। इसका जो कैप है, ढक्कन जो ऊपर लगा है, वो 20 से 22 रुपये किलो का है। और जो इसका रेपर है
इसके बाहर जो स्टिकर है वो 5 से 6 रुपए किलो का है। जब इसको बच्चा बेचने जाता है तो जो कबाड़ी वाला है वो बच्चे को जब 100 रुपए का प्लास्टिक बच्चा इकट्ठा करके उसको देता है, 50 रुपए नगद देता है। बचे हुए 50 रुपए में जो 30 रुपए में बाजार में इनहेलेंट आता है ना, वाइटनर, वो 30 रुपए का 25 रुपए का वाइटनर उसे 50 रुपए में देता है, जिससे बच्चा सूंघ के नशा करता है। बात यह है कि ये बच्चे जो सड़क पे कूड़ा बीन रहे हैं, खासतौर पे प्लास्टिक, वो खाना ही नहीं खाते हफ्तों तक, वो नशा कर करके ही चलते रहते हैं। अगर वो लड़कियां हैं तो उनका सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन होना इतनी सामान्य बात है कि पड़ोस वाला देख के भी अनदेखा करता है, उनके माँ बाप तक अनदेखा कर देते हैं। उनको उस परिस्थिति से निकालने में समाज सेवी मदद नहीं कर सकते, एंटरप्रेन्योर्स चाहिए। हमने भोपाल में एक पहला प्रयोग किया, मैं जो आपको बता रहा था त्यागी साहब, हमने एक कोऑपरेटिव लिमिटेड बनाया। आप में से बहुत कम लोग, मेरा ऐसा मानना है कि कोऑपरेटिव्स को समझते होंगे। कोऑपरेटिव्स पे देश में सबसे काम हुआ। देश को एक पूरा कोऑपरेटिव मिनिस्टर कभी मिले ही नहीं। एक पूर्ण कोऑपरेटिव मिनिस्टर के रूप में अमित शाह जी जब से कोऑपरेटिव में काम करना शुरू किए हैं, तब से कोऑपरेटिव जन सामान्य में कैसे उपयोग हो, कैसे कॉरपोरेट और कोऑपरेटिव का संगम हो, इस पर बात होनी शुरू हुई है। पहली बार तो कोऑपरेटिव रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस डिजिटाइज हुई है, नहीं तो कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्ट्रेशन कराना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल काम था। लेकिन बदली हुई परिस्थितियों में हमने इसका जो लाभ लिया, जितने रैक पिकर्स फैमिलीज थी, हमने भोपाल में उनको आइडेंटिफाई किया, उन परिवारों को एक कोऑपरेटिव लिमिटेड के रूप में रजिस्टर्ड करवाया। ये कोऑपरेटिव लिमिटेड का एक कॉरपोरेट टाई अप हुआ है इंडियन ऑयल के ऑथराइज्ड रिसाइकलर से। अब इंडियन ऑयल का रिसाइकलर से क्या वास्ता है ये भी समझ लीजिए, ये भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। जो पॉलीमर भारत में बिकता है प्लास्टिक का, जिससे फिर अलग अलग प्रोडक्ट बनते हैं, वो बेचने में 3 कंपनियों की मोनोपोली है भारत में, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, गैल और रिलायंस। अब अगर किसी को पॉलीमर खरीदना है तो इंडियन ऑयल के पास जाने ही जाना, उसके बिना काम नहीं चलेगा। इंडियन ऑयल ने बोला कि अब तुम जितना प्लास्टिक मुझसे खरीदोगे 20% तुमको रिसाइक्लेट लेना पड़ेगा। 20% रिसाइक्लेट लिए बिना नया पॉलीमर में नहीं दूंगा। तो रिसाइक्लेट बनाने के लिए रिसाइकलर का वहां पे उद्भव होता है। उस रिसाइकलर का इस कोऑपरेटिव लिमिटेड के साथ एक कॉर्पोरेट टाई अप हुआ कि ये उस रेट में जो ग्लोबल रेट है प्लास्टिक का, उसमें उस प्लास्टिक को खरीदेगा। बदले में हर 3 महीने में ये कोऑपरेटिव लिमिटेड इन रैक पिकर्स के बच्चों का स्कूल अटेंडिंग सर्टिफिकेट जमा कराएगा अपने पास। बच्चे स्कूल जाएंगे, कोऑपरेटिव लिमिटेड ये काम करेगा, कॉरपोरेट उसको खरीदेगा, इनको ग्लोबल इकोनॉमिक एक्टिविटी में शामिल करेंगे। प्लास्टिक की जो क्रेडिट की बात साहब कर रहे हैं, कार्बन क्रेडिट की साहब बात कर रहे हैं, उसमें भी कंसल्टेंसी के लिए स्किल्ड लोगों की ज़रूरत है। मैं ठीक कह रहा हूँ त्यागी जी? वहाँ भी आप लोग आगे बढ़ के काम कर सकते हैं। आखिर में मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा जो बहुत मज़ेदार है, बहुत इंटरेस्टिंग है। हम सब लोग इस दुनिया में काम कर रहे हैं जिसमें रोज़गार क्रिएट हो। NSDC बहुत लंबे समय से बहुत काम कर रहा है। आप सब लोग जो स्किल डेवलपमेंट पार्टनर्स हैं, वो रोज़गार डेवलप करने में, क्रिएट करने में काम कर रहे हैं। भारत ने इस दौर में, ग्लोबल रिसेशन के दौर में, एक सेक्टर ऐसा है जिसमें सर्वाधिक रोजगार जनरेट करके कीर्तिमान स्थापित किया है। पूरी तरीके से डोमेस्टिक सेक्टर है हमारा, खादी का सेक्टर। खादी में आज का जो आंकड़ा है उसके अनुसार 10,17,000 जॉब्स, रोजगार के अवसर बीते 1 साल में क्रिएट हुए। कल्पना करिए, 10,17,000। खादी को भी वही मिला जो हमको मिला। जो ब्रांड एम्बेसडर नरेंद्र मोदी जी के रूप में खादी को मिला, वही नरेंद्र मोदी जी के रूप में ब्रांड एम्बेसडर हमको मिले। खादी ने 1,55,000 करोड़ का व्यापार करके 10,17,000 रोजगार जनरेट कर दिए। हमको उस तरफ जाने की जरूरत है।
सबसे बेहतरीन स्कीम जो पिछले दिनों स्किल डेवलपमेंट के लिए आई है वो पीएम विश्वकर्मा योजना है। मैं मुक्त कंठ से उसकी प्रशंसा बार बार करता हूँ। मैं आपको एक आखिरी वाक्य बताऊंगा। जो मोतीलाल नेहरू से हम शुरू हुए थे, उस कहानी को कहीं तो बंद करना पड़ेगा। हम लोग अपनी बेंचेस लगाते हैं, उन बच्चों के बीच में काम करते हैं जो अनाथ हैं, उन बच्चों के बीच में काम करते हैं जिनका कोई सहारा नहीं है, जो विधवा औरतों के बच्चे हैं, उनकी समस्याएं सुनते हैं। सरकार पैसे देती है। एक बेंच में मेरे पास एक महिला आई, 25-26 साल की एज थी, 3 साल का बच्चा है, विडो हो गई है, पढ़ी नहीं है, 8वीं-9वीं तक की उसकी पढ़ाई है, स्कूल ड्रॉप आउट है। 4,000 रुपये महीने की स्कीम से हम जोड़ देंगे, पर कब तक? इसके सामने पूरा जीवन है। क्या 25 साल तक सरकार उसको वो पैसे दे पाएगी? क्या राज्य सरकारों के पास हमेशा इतनी अनुकूलता होगी? क्या इस तरीके से हम उसको आने वाले जीवन के लिए एक फ्री में पैसे मिलने वाली योजना के भरोसे छोड़ देना चाहिए? मैंने उससे कहा कि तुम स्किल के सेक्टर में कुछ करोगी, कुछ काम करोगी, कुछ स्वरोजगार के लिए तुम्हें कुछ आता है? बोली भैया मैंने कभी कुछ नहीं सीखा, मैं तो पढ़ी ही नहीं। 10वीं फेल हो गई, 8वीं-9वीं तक पढ़ी थी, फिर शादी हो गई, ससुराल आ गई, पति काम करता था, मुझे कुछ काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। मगर तुमने कभी कोई काम सीखा हो, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, घर में? तुमने नहीं सीखा। जिस शहर में, जिस नगर में, बस्ती में उसका घर था, वो केवल 15,000 की आबादी की छोटी सी जगह थी। अब 15,000 की आबादी की छोटी सी जगह में उसको रोजगार जनरेट करके देना है, आप सोचिए क्या किया जा सकता है। उससे बहुत जोर दे के पूछा तो उसने बताया कि बचपन में जब वो अपने पिता को काम करते हुए देखती थी, उसके पिता जो हैं वो कपड़े इस्त्री करने का, चरख करने का, धोने का काम किया करते थे। तो वो उसे थोड़ा थोड़ा याद है। पता कि उसने कभी 10-11 साल की उम्र में मदद की है तो उस काम को वो सीखने की कोशिश कर सकती है, क्योंकि वो काम उसने होते हुए देखा है। जैसे YouTube पे आप बता रहे हैं कि देख देख के बच्चे सीख रहे हैं। उसके लिए पीएम विश्वकर्मा योजना लिटरली वरदान है। हमारे यहाँ के जो स्किल सेट्स हैं उसके अनुरूप अगर हम स्किल कर पाए लोगों को, जो लोगों की खासियत है, जो लोगों के अंदर जो हुनर है, उस हुनर को हमको ग्लोरीफाई करने की ज़रूरत है। आप लोगों से एक विनम्र अनुरोध है कि जब आप इस सेक्टर में काम करते हैं, लोगों से उनकी रुचि, उनका माहौल, उनके वातावरण के अनुरूप बात अवश्य करिए कि वो क्या काम कर सकते हैं। कम से कम हुनर एक ऐसी चीज़ नहीं है जो हम किसी के ऊपर थोप सकें। आप सभी लोग उस भगीरथी काम को कर रहे हैं जो हमारे प्रधानमंत्री जी के शब्दों में हम कहें तो 2047 में भारत को दुनिया के टॉप पर खड़ा करेगा। आप लोगों के बिना ये नहीं होगा। आप लोग जो काम कर रहे हैं उसके लिए मेरी ओर से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत साधुवाद। जय हिंद।